मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं एक बैक बेंचर वाला लड़का था। इतना फास्ट भी नहीं था कि हर चीज़ को कैप्चर कर जाऊं। बीटेक जो होता है वो 4 साल का होता है, बट मेरा 6 साल में कंप्लीट हुआ था। किसी जुगाड़ से ही और किसी रेफरेंस से ही मैंने पहली नौकरी जो मैंने स्टार्ट की थी एरिक्सन इंडिया में, और वहीं पे मैंने उसी टाइम पे दोस्तों के साथ मिलकर पिज़्ज़ा खाया था। मुझे वो बड़ी ही लाजवाब चीज़ लगी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस जिसको खा रहा हूँ और उसी का एक ऐसा बिजनेस बना पाऊंगा और जिसको शार्क टैंक 3 के मंच पे जाके पूरे इंडिया के लिए और इंटरनेशनली मंच पे उसको रिप्रेजेंट करूंगा। जब मैं पहली बार गुड़गांव आया था तो मेरी सैलरी थी 9,200 रुपये, और जहां मैंने 2015 में पहली बार पिज़्ज़ा खाया था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं वापसी इसी गुड़गांव में आऊँगा और जॉस टॉक में आके अपने बारे में और जिस पिज़्ज़ा को खा के मैंने अपने बिजनेस को बनाया उसके बारे में उसकी कहानी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम संदीप जांगड़ा है और मैं पिज़्ज़ा गलेरिया का फाउंडर हूँ। पिज़्ज़ा गलेरिया के बारे में आपने शार्क टैंक 3 में जाना होगा, लेकिन आज आप जॉस टॉक के मंच पर मेरी कहानी जानेंगे। मेरा जन्म हरियाणा के एक छोटे से शहर गोहाना में हुआ और मेरी स्कूलिंग 12th क्लास तक गोहाना में ही हुई। मेरा बचपन एक बिल्कुल सामान्य से लड़के की तरह गुजरा, और बचपन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि ज़रूरत के अगर मुझे कोई भी सामान चाहिए होता था तो उसका मुझे इंतज़ार करना पड़ता था। और ऐसे ही मैं एक वाक़या आपको बताता हूँ। जब मैं 7th क्लास में था तो मुझे साइकिल की बड़ी जिद थी, क्योंकि मैंने नई नई साइकिल चलानी सीखी थी, और वो दोस्तों की साइकिल में जब चलाता था तो मुझे ये लगता था कि मुझे मेरे पास भी एक कोई साइकिल हो। और ऐसे ही मैंने जब साइकिल सेकेंड हैंड साइकिल का पता किया तो वो तकरीबन 600-700 रुपये की मिल रही थी। मुझे लगा कि अगर मुझे ये चाहिए, बट मैं इसको अगर पापा को या मम्मी को बताऊंगा ना तो उसके लिए मुझे समय और मुझे वेट करना पड़ेगा। तो स्कूल के पास में एक रंगों की फैक्ट्री थी जहाँ पे मैंने पर हावर में उसको कलर पैकेजिंग के लिए मैंने उसमें काम किया, और वहाँ से अर्निंग करके अपनी मैं साइकिल लेके आया। ये बात मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ उसके लिए खुद करना पड़ता है। जब वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था और साइकिल में जब लेके आ गया था तो घर वालों को थोड़ा सा सस्पेंस लगा कि अगर हमने भेजा तो इसको पढ़ाने के लिए है, पर ये लो लड़का बिगड़ जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें हमें नहीं चाहिए कि जिसको हम जो हमें इसको बनाना चाहते हैं कि वो ना बन के कुछ और ही बन जाए। तो इसी डर के मारे ही घर वालों ने मेरा वो जो स्कूल था वो छुड़वा के गोहाना की बिल्कुल एक टॉप स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन कराया। उसको सरवाइव किया, मतलब मेरे बड़े भाई बहन सब लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे। और उसके बाद वो जो इंसिडेंट मेरे साथ जो मैं कर रहा था, उस फैक्ट्री में जाके काम कर रहा था, उस इंसिडेंट के बाद घर वालों ने सोचा कि इसको अपग्रेड करते हैं और इसको थोड़ा सा ये अच्छा बने, इन हरकतों को और ये सर्कल को छोड़ दे। तो अनमोनन कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेस हो, जो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है इससे थोड़ा सा अच्छे पे जाए। तो मुझे एक नए स्कूल में करा दिया। उस स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चली, मैंने 12th पास किया। और मेरे फादर का एक बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस था छोटा सा, जिसमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी गुजरती थी। ऐसा कोई बड़ा बिज़नेस भी नहीं था, और उसी पे हमारा तीनों भाई बहनों का उसी बिज़नेस से गुजारा होता था। इवन मेरे चाचा और ताऊ के जो हमारा कंबाइन फैमिली में हम लोग आज भी रहते हैं, तो वहीं से उसी दुकान से वो लोग गुजारा हम लोग करते थे। फिर कॉलेज में मैं गया, जैसे मैंने नॉन मेडिकल से अपनी 12th को पास किया। फिर मेरा एडमिशन एनसी कॉलेज जो मैंने आपको बताया तो कि मैं कॉलेज में गया, वहाँ पे की लाइफ मेरे लिए बिल्कुल उल्टी थी। वो कि बिल्कुल एक एनवायरनमेंट अलग था। फर्स्ट टाइम हर कोई जब कॉलेज आता है तो उसके सपने ड्रीम सब कुछ होते हैं, और एक मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं एक बैक बेंचर वाला लड़का था। ठीक है, बैक बेंच पे बैठ के हर चीज़ को देखना, इतना फास्ट भी नहीं था कि हर चीज़ को कैप्चर कर जाऊं, और इतना स्लो भी नहीं था कि भाई सब कुछ कहते ना कि भाई ऊपर से ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं था। तो जैसे तैसे करके कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते हर किसी की री भी आती हैं, मैं उन री वालों में था। तो मुझे बहुत सारी सप्लियाँ री आई, और करेक्ट करते करते अमूमन बीटेक जो होता है वो 4 साल का होता है, बट मेरा 6 साल में कंप्लीट हुआ था। उस कॉलेज लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, यार दोस्त बनाए, ज़िंदगी के बारे में सिखाया, और आपको कैसे क्या चीज़ों को फेस करना है, एक लाइफस्टाइल के बारे में सिखाया। वहाँ से
चीज़ें आती हैं और सीखती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब 4 साल कंप्लीट हो गए, 4 साल के बाद आप कॉलेज नहीं जा सकते, और घर वालों को भी मैं सच भी नहीं बता सकता था कि मैं मेरी बीटेक नहीं कंप्लीट हुई है। और ऐसा भी नहीं हो सकता था कि भाई इनको अब एकदम से ऐसा बताऊंगा कि मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं नौकरी नहीं कर सकता। जैसे तैसे जुगाड़ करके मैं गुड़गांव पहुंचा था, और किसी जुगाड़ से ही और किसी रेफरेंस से ही मैंने पहली नौकरी जो मैंने स्टार्ट की थी एरिक्सन इंडिया में, जो थर्ड पार्टी पेरोल पे थी, उसकी शुरुआत हुई। और वहीं पे मैंने उसी टाइम पे दोस्तों के साथ मिलकर पिज़्ज़ा खाया था। मुझे वो बड़ी ही लाजवाब चीज़ लगी थी। उस चीज़ को खाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ था कि भाई, मैं देसी भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक मोटी सी रोटी के ऊपर वो चटनी, सब्जी और मक्खन, मैं वो चीज़ आज मैं समझ रहा हूँ क्योंकि उस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ आज अच्छे से। बट मैं उस टाइम पे उनको ये कहा था कि यार, एक तुमने मोटी सी रोटी के ऊपर ये सब्जियां और ये मक्खन रख के और इसको गर्म ही तो किया है, क्या कोई अलग चीज़ थोड़ी है। बट मुझे नहीं पता था कि मैं इस जिसको खा रहा हूं और उसी का एक ऐसा बिजनेस बना पाऊंगा, और जिसको शार्क टैंक 3 के मंच पे जाके पूरे इंडिया के लिए और इंटरनेशनली मंच पे उसको रिप्रेजेंट करूंगा, उसका कोई आइडिया नहीं था। तो वही मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, 2015 में जब मैंने खाया और ये चीज़ें देखी, तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि हर किसी को होता है कि एक एक्सपीरियंस गेन करके कंपनी को स्विच करना होता है, अपना प्रमोशन लेना होता है। मैं बोलूँगा कि मेरा एक लूज पॉइंट था कि डिग्री नहीं थी, जुगाड़ था। आप जुगाड़ को 1 या 2 बार चला सकते हो, बार बार नहीं चला सकते। और सच्चाई के सहारे आप बहुत बड़ी जिंदगी जी सकते हो, ये भी एक फैक्ट था, और वो चीज़ मैंने समझी। तो तभी मैंने दोस्त को बोला कि यार, इस जुगाड़ से और इस तरीके से मुझसे तो नहीं हो पाएगा। जब मैंने ठाना कि भाई इस झूठ के सहारे मैं नहीं चल सकता इतना, और वापसी जब मैं गोहाना गया और मैंने जाके पापा को बताया कि पापा, मैं नौकरी छोड़ के आ गया हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगी और मेरी बीटेक कंप्लीट नहीं है। और पापा का एकदम से सडनली जो रिएक्शन था ना, वो बहुत ही एग्रेसिव था। उन्होंने बोला कि तेरी बीटेक के ऊपर 10-10.5 लाख रुपए खराब किए, और फिर उसके बाद मैं उनको कह रहा हूँ कि मुझे कोई बिजनेस करा दो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम बीटेक नहीं कंप्लीट की, नौकरी करके आए, वो भी एक झूठ के सहारे करके आए, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि तुम इस बिजनेस को भी चला पाओगे। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या बिजनेस, कैसे क्या करना चाहते हो। तो उस टाइम पे मुझे कोई यूँ नहीं था कि मैं क्या करना, पापा मुझे कुछ करा दो। तो हमारी 2 दुकानें थी। एक दुकान के अंदर पापा ने प्लान किया, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते, तो तुम्हारा हार्डवेयर सैनिटरी का मैं काम करा देता हूँ। उस काम के लिए मैं एग्री हो गया, ठीक है मैं करता हूँ। पापा ने बेसमेंट वेसमेंट सब कुछ रेडी कराई। पर मुझे कहीं न कहीं ऐसा था कि जब मैं उस बिज़नेस के लिए करवा रहा था या सोच रहा था, तो वो हमारा टोटली बिज़नेस क्रेडिट बेस्ड था। जिसके लिए हमें उसको सामान देते थे, और जो पैसा आता था ना, उसकी रोटेशन में 6 से 7 महीने या 1-1 साल लगता था। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, सही नहीं लगी। तो फिर मैं भटक गया। दोबारा उस काम को पापा को एग्री कराया, रेडी कराया, वो हार्डवेयर सैनिटरी का काम कराने के लिए मैं फिर भटक गया। तो फिर मैं पापा को बोलता हूँ कि मैं काम मैंने ढूँढ लिया है, मैं क्या करूँगा? मैं कोई फूड का काम करता हूँ, और ये अपनी जगह पे नहीं होगा, ये बाज़ार की तरफ ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे लोग आते-जाते हैं, जहाँ फैमिली आराम से आ सकती है, जहाँ गाड़ी पार्किंग हो सकती है। ये मंडी की बजाय बाज़ार में होगा जाके, और बाज़ार में भी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पूरा पार्किंग स्पेस होगा। तो मैं जब समझाया तो साफ शब्दों में उन्होंने मना किया कि भाई, मैं नहीं कुछ करने वाला तेरे लिए इतना सब कुछ किया, ऊपर तू बीटेक नहीं की तूने, नौकरी करके आया वो छोड़ दी है, उसके बाद में तू सच्चाई बता रहा है ऐसा किया। और फिर अब ये हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान के लिए मैंने जैसे तैसे करके 1-2 दुकानों में से पार्टीशन करा के तेरे लिए ये सब कुछ रेडी कराया, और अब फिर तू कह रहा है कि मुझे नहीं करना। उस बिज़नेस के लिए जब उन्होंने मना किया, तो मैंने मम्मी को भी बताया, और मेरे से जो बड़े वाले भाई हैं, वो चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है, उनको भी बताया। तो उन्होंने को भी थोड़ा-सा ये लगा कि स्टेबिलिटी कहाँ आएगी या नहीं आएगी, उनको भी थोड़ा रिस्क लगा। बट हर कोई अपने बेटे को, अपने परिवार को, अपने भाई को सेटल करना चाहता है, सोचता है कि ये ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो भाई ने रिस्क लिया, बोला ठीक है, बता कितने क्या पैसे लगेंगे। तो अमूमन उस टाइम पे 7 साढ़े 7 लाख रुपए लगने वाले थे, बट उनके पास 3.5 लाख रुपए की सेविंग थी भाई पे, और 1.5 लाख रुपए मम्मी के पास सेव थे। ये सेम आइडिया
एक मेरे बहुत पुराने फ्रेंड थे, उनको बताया, उनको आइडिया अच्छा लगा और वो मेरे साथ उस टाइम पे जॉइंट होना स्टार्ट किया उन्होंने, कि ठीक है हम लोग ये बिज़नेस करते हैं और इसमें जो तेरी हेल्प होगी हम लोग करेंगे। बट उसको तू देखेगा अपने लेवल पे, जैसे ही करना है, जो करना है, फाइनेंशियली हेल्प हम कर देंगे। तो फिर वो शुरुआत होती है पिज़्ज़ा गलेरिया की, उसकी R&D की। और जैसे-तैसे, क्योंकि पापा तो नाराज़ थे और पापा तब तक नाराज़ रहे थे, जब तक मैंने तीसरा आउटलेट नहीं कर लिया था। तब तक पापा की नाराज़गी थी। पापा को तब भी लग रहा था कि ये सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और जहाँ पे हर कोई जब स्मॉल सिटी में काम करता है ना, तो हर किसी का एक ड्रीम होता है कि ये खुद के ठैया, मतलब खुद की दुकान पे काम करे, कि भाड़े की दुकान पे ना काम करे, रेंट की दुकान पे ना काम करे। तो वो डर भी था कि ये काम तो कर रहा है, किसी और की दुकान पे कर रहा है, मतलब किराए पे दुकान लेके कर रहा है। तो उनको वो भी डर था कि क्या पता ये कामयाब भी हो जाए या कुछ हो जाए, वो कल को लैंडलॉर्ड कुछ या मूव करा दे, या वो बहुत सारे रिस्क फैक्टर थे जो वो लोग समझते थे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो पिज़्ज़ा गलीरे की हम लोगों ने शुरुआत की, उसके बारे में बारीकी से मैंने सीखा, जाना, और उसकी प्रॉपर R&D हम लोगों ने की। और 25 दिसंबर 2015 को पिज़्ज़ा गलेरिया शुरुआत होती है गोहाना से। गोहाना के लोगों के लिए पिज़्ज़ा बिल्कुल नया था, जैसा कि 2015 में मेरे लिए था। उस फ्रेश डो को, पिज़्ज़ा को खाने के लिए जैसा मैंने फ़ील किया था ना, लाजवाब चीज़। और शार्क टैंक की के अंदर भी आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे शेर ने खून चख लिया हो। जो टोटल पैसा लगा था 7.5 लाख रुपए के आसपास, वो लगा के पिज़्ज़ा गलेरिया की शुरुआत हो गई थी। और गोहाना के लोगों से इतना प्यार मिला था हमें, उस फूड को इतना लाइक किया था, जो मैं सोच रहा था कि सच में गोहाना के लोग इसे प्यार करेंगे, बहुत अच्छा। वही गोहाना के लोगों ने प्यार दिया, और इतना ही प्यार दिया जितना अब शार्क टैंक में आने के बाद हर गोहाना के लोगों ने हमारी पोस्ट को शेयर किया, हमारे लिए विशेस किया। और इवन उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये संदीप नहीं गया, ये गोहाना गया है, ये मैं खुद गया हूँ। ऐसे ही फिर मेरे साथ मेरे को-फाउंडर जुड़े, जो ईशान चुग हैं, वो हमारे साथ दूसरे आउटलेट पे जुड़े। वो भी नौकरी कर रहे थे। वो सेम इंसिडेंट ये था कि हम लोग, ईशान और मैं, स्कूल फ्रेंड हैं। ईशान 12th में फेल हुआ था, मैं बीटेक में फेल हुआ था। मैंने बीटेक में एडमिशन पहले लिया, बट पास ईशान ने पहले की। ईशान ने मुझे नौकरी लगवाया और मैंने ईशान को बिजनेस में मैं लेके आया। हमने 2017 में दूसरा आउटलेट किया, जो पानीपत सिटी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो एक रेस्टोरेंट चलाने वाले को की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो लेट उठता है और लेट सोता है। आपको घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि आप लोग जाते 11 साढ़े 11 बजे और रात को आते 1 डेढ़ बजे हो। तो वो फ़ेज़ मेरा चल रहा था, और मैं अप डाउन करता था गोहाना से पानीपत। क्या होता था कि मेरे फ़ादर साहब जल्दी उठते थे और वो हमेशा वेट करते थे कि ये उठे और इससे 2 चीज़ 4 बातें पूछूँ कि इसका बिज़नेस कैसा चल रहा है, ये क्या करना कर रहा है। तो ऐसे ही वो आराम से जब पूछते थे कि भाई तेरा क्या बिज़नेस चल रहा है, क्या चीज़ है? तो हमेशा मैं कहता पापा बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्हीं दौरान उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि ये कंपनी कैसे बनती है और कैसे तू बना पाएगा? तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कंपनी कैसे बनती है, क्या होगा? और मैंने ऐसे ही नंबर्स बोल दिए कि पापा जब 10 आउटलेट होंगे ना, तो ये पिज़्ज़ा गलेरिया अपनी कंपनी बन जाएगी। तो उनकी उस टाइम पे वो बेस्ट विशेस थे मेरे साथ। बोले ठीक है, तू अच्छा कर रहा है और तू करेगा। वो यकीन आ गया था और मैं उस यकीन को जीतने में कामयाब भी रहा था, जो यकीन मैंने तोड़ा था। जो बीटेक वाले इंसिडेंट में मैंने तोड़ा, नौकरी में छोड़ के आया उसमें तोड़ा, इवन मैं जो हार्डवेयर सैनिटरी की दुकान करना चाहता था उसमें तोड़ा। उस यकीन को जीतने के लिए मुझे 2 साल लगे। वो यकीन फादर में आया और फादर ने मुझे प्राउडली कहा कि अब मेरा बेटा कुछ कर पाएगा। वो लाइफ का एक इंसिडेंट ऐसा हुआ फिर मेरे साथ, अप्रैल के अंदर फादर साहब एक्सपायर हो गए। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये हो क्या गया, कि एक तरफ तो जर्नी स्टार्ट हो रही है और एकदम से रुक गई इधर। मतलब जिंदगी में अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। और मुझे ये तक नहीं पता था
समझ आ रहा था कि भाई अब क्या करेगा तू? पापा के बिज़नेस को सँभालेगा या तूने जो ये 2 दुकानें कर रखी है इसको सँभालेगा? उसमें कन्फ्यूज़न रहा। वहाँ पे सपोर्ट किया मम्मी ने कि जो तू कर रहा है और जो तू करना चाहता है ना, तू वो कर। पापा के बिज़नेस को 2-3 महीने लगा और इसको एक चीज़ को बैलेंस कर और जो तेरा ड्रीम है, उसके लिए तू करता जा। वहाँ से हिम्मत मिली और आज पिज़्ज़ा गैलेरिया के 32 आउटलेट हैं। वो 2 आउटलेट के बाद जो उतार-चढ़ाव देखे, कोविड की सिचुएशन देखी, फादर का जाना देखा और उसके बाद 32 आउटलेट तक की जर्नी और फिर पिज़्ज़ा गैलेरिया अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहा है शार्क टैंक में, जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते हैं। शार्क टैंक की शुरुआत होती है। शार्क टैंक 1 में हमने ट्राई किया, हम नहीं पहुँच पाए। 2 में हमने ट्राई किया, 2 के ऑडिशन राउंड तक हम लोग मुंबई तक जाते हैं, पर फाइनल स्टूडियो राउंड तक हम लोग नहीं पहुँच पाते। मेरे अंदर वो जज़्बा था, मेरे अंदर वो हिम्मत थी, जिसके लिए मैं बार-बार ट्राई कर रहा था। फाइनली हम लोग शार्क टैंक 3 में पहुँचे और वहाँ तक पहुँचने में शार्क से जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, जो हमें एडवाइस मिली, वो बहुत ही अच्छी और इम्प्लीमेंट करने वाली थी। मैं एक चीज़ कहूँगा हर एंटरप्रेन्योर को, वो छोटा दुकानदार है या बड़ा है, इस मंच तक ज़रूर जाए। इस मंच तक जाने के लिए कुछ भी नहीं लगता। सिंपल सा, सीधा सा प्रोसेस होता है, उसको आप फॉलो करना होता है। फॉर्म फिल के बाद आप लोगों को सिलेक्शन पीरियड आते हैं, सिलेक्शन मेल्स आती हैं। आप इनके स्टेप को जैसे-जैसे क्लियर करते जाते हैं, इवन लास्ट डे तक शार्क को ये नहीं पता होता कि हमारे सामने कौन-सा ब्रांड आने वाला है, क्या है। डिस्प्ले एक तरफ होता है, शार्क आते हैं, आप लोग पिच के लिए जाते हैं, तब उनको आइडिया लग पाता है कि ये कौन ब्रांड है, कहाँ से है, क्या है। उससे पहले उन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। और वहाँ तक पहुँचना के लिए मैं सबको कहूँगा, सारे एंटरप्रेन्योर को कहूँगा कि आप वहाँ के लिए एक बार अप्लाई कीजिए, क्या पता आप भी एक दिन पिज़्ज़ा गैलेरिया की तरह अपने ब्रांड को पूरे नेशनल वाइड, पूरे इंटरनेशनल लेवल तक रिप्रेजेंट कर पाएँ। शार्क टैंक 3 के अंदर जब हम पहुँचे, हमने पिच किया, फंडिंग मिलनी ना मिलनी एक अलग चीज़ थी, बट वहाँ तक पहुँचना बहुत एक बड़ा मैसेज था। और वहाँ तक पहुँचने के बाद जिस दिन हम लोग ऑन एयर हुए, उसके बाद ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ रहे हैं। हमारी सेल 3x 4x तक पहुँची है। इवन जिस दिन हमारा एपिसोड ऑन एयर हुआ था, उससे नेक्स्ट डे हमारी सेल 6x तक भी गई। हमारी सब के सब आउटलेट्स पे लोग तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर रहे हैं, गार्लिक ब्रेड को ऑर्डर कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि भैया शार्क स्पेशल पिज़्ज़ा हमें खिला दो। तो वो बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है। शार्क टैंक जाने से पहले मैंने पिच में भी बताया कि कोई एक ऐसा दौर था कि पिज़्ज़ा गैलेरिया सिर्फ दिन के 40 से 50 पिज़्ज़ा बेचता था और उस ऑन एयर से पहले महीने के हम लोग 4 से 5 लाख पिज़्ज़ा बेचते थे। बट अब मैं कह सकता हूँ कि अब हम लोग 12 से 15 लाख पिज़्ज़ा सेल करेंगे। जो दौर था हमारे पास दिन के 200 ऑर्डर आते थे, आज हमारे पास 1200 के आसपास टोटल ऑर्डर आते हैं, सारे पिज़्ज़ा गैलेरिया के आउटलेट्स पे। 7.5 लाख रुपए से शुरुआत के बाद आज कंपनी 50 करोड़ तक पहुँच चुकी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिज़्ज़ा गैलेरिया की जो टीम्स है वो बढ़ रही है। जो हमें शार्क ने एडवाइस दिया था, जो लोग हम वहाँ पे जो हमने सीखा, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अपनी टीम को, अपने हर मॉडल को हम क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट वाइज़ जो हमने वहाँ से सीखी, हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट होता है। वो R&D का डिपार्टमेंट है, वो आपका अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, वो आपका हायरिंग का एक अलग से प्रोसेस डिपार्टमेंट होना चाहिए, या इवन आपका एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब शार्क टैंक के बाद हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे जा रहे हैं और जब से ऑन एयर हुआ है उसके बाद अब तक हम लोग 12 अलग-अलग जगह के अंदर फ्रेंचाइजी डील को क्लोज कर चुके हैं। और इसी नंबर को मैंने बताया कि मेरा जो विजन है 2030 तक का 500 आउटलेट, इंडिया का नंबर 1 वेज पिज़्ज़ा ब्रांड बनाने का, वो यकीनन हम लोग करेंगे और वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और एक अच्छी टीम को बिल्डअप करेंगे। मैं सभी यूथ को एक ही मैसेज दूँगा, आप ये मत सोचो कि आप
बहुत बड़े शहर से हो, या मत फील करो कभी कि आप गांव से हो या छोटे से शहर से। आपके माइंड में जो भी चीज़ है, इम्प्लीमेंट आप बिजनेस करना चाहते हैं कुछ, या किसी दोस्त को कोई आइडिया बताना चाह रहे हो, आप उस चीज़ को करो। और जब करोगे तो आपको उसको रन करने के तरीके अपने आप आ जाएंगे। और हर चीज़ को आपको करके देखना चाहिए, और हर चीज़ के लिए आपको सोचने की बजाय, पेपर पे लिखने की बजाय उसको फिजिकली रिप्रेजेंट करो, और उसके लिए एक बार रिस्क लो। और मैं लास्ट में आपको इतना ही करूँगा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।